सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टाइल लव फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है सैटरडे, देखते ही देखते आप लोगों का ये हफ्ता जो है वो आप लोगों के हाथों से फिसल चुका है। अगर आप लोगों को कोई कमी लगी है इसमें, तो वो कौन सी कमी है जिसको आप लोग अगले सप्ताह जो है इंप्रूव करना चाहेंगे। और ऐसे ही आप लोगों के हाथ से पूरा मार्च जा चुका है, अब अप्रैल आप लोगों के हाथों में है, तो इसको कैसे आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं इसके ऊपर बैठकर एक बार सोचिएगा जरूर। क्योंकि अगर अभी नहीं सोचोगे तो फिर दिन जो है वैसे ही निकलते जाएंगे और इस चीज का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है बाद में। तो एक एक दिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए ढंग से फोकस देकर चलना। 2 अप्रैल है, काफी शानदार आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन रहने वाला है। और सैटरडे है, तो सैटरडे को आप लोगों को एक ऐसे भी मिलता है, तो ऐसे आप लोगों का मिल जाएगा, आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो नियमित जरूर लिखेगा। इससे आप लोग अच्छे लेवल पर चीजों को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, पहले बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में। और ये आप लोगों की जिंदगी में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालेगी अगर आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करोगे। बोला गया कि पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप लोग कई बार लगता है कि यार प्रयास किए जा रहे हैं, हम लोग कई बार लगता है कि यार डेली रेगुलर प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, पर लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर आप लोगों का ये बेस बनता हुआ जा रहा है। ये रेगुलरली जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग कुछ नया अपनी जो लाइफ है उसमें ऐड करते हैं, और वो इसी तरीके से अगर आप लोग डेली एक एक क्वेश्चन पे अगर नया ऐड करते जा रहे हैं, तो सोचो एक महीने में 30 नए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपनी जो डिक्शनरी है उसमें ऐड कर दिए, यानी कि 30 नए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए। तो इस तरीके से समझिए, रेगुलरली अगर आप लोग अपने आप को नहीं रोक रहे हैं और कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, तो एक दिन बड़े ही सही मुकाम पर आप लोग पहुंच जाएंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते करते। तो जिंदगी में कभी भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है किसी काम को करने से, तो बस रुकना नहीं है, आप लोगों को कछुए की चाल पर चलते रहना है, खरगोश बनने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि खरगोश बनोगे थोड़ी देर में आगे जाकर फिर लेट जाओगे, तो कोई मतलब नहीं रहेगा ना उस चीज का। पर लेकिन अगर कछुए की चाल पर चलोगे तो आप लोग रुकोगे नहीं, अपने डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकोगे, अपना जहां पर गोल है वहीं पर पहुंचकर ही रुकोगे। तो चलते रहो भाई साहब, रुकना नहीं, कंटिन्यूअसली भले ही एक कदम रखो डेली, पर लेकिन रखना जरूर है, वो होता है तरीका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही है और जो रेगुलर पैटर्न आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी जो है वो आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं चल रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप लोग नया ऐड कर ही रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखो और इस ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते रहो। एकदम ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका एक एग्जाम नहीं निकला, और जब निकलना स्टार्ट हो गया तो कई एग्जाम एक साथ में निकले, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप खुद ही देख लो, यहाँ पर अभी अगर आज की इस न्यूज के बारे में बात करूं, अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो अगला उनका टारगेट है गुजरात। अगर आप लोग देखोगे, कई सारे लोग ये बोले थे कि ये इंसान कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा, ऐसे ये इंडियन पॉलिटिक्स में से गायब होगा, पर लेकिन दिल्ली के बाद में पूरा दिल्ली को सफाचट किया, अब पूरा बेसिकली उसको पंजाब को सफाचट कर दिया। अब गुजरात के बारे में क्या बात है, आप लोग क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर रुकोगे नहीं तो आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिलती ही जाएगी, और कहीं ना कहीं इंसान जो है वो उस जगह पर पहुंच ही जाएगा जिसके लिए उसने चीजें स्टार्ट की थी। अभी तिरंगा यात्रा की बात की जा रही है यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर में, तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर गुजरात का इलेक्शन यहाँ पर जीत जाते हैं, तो फिर आने वाले टाइम पे 2024 में जो हमारी कंट्री में जो सेंट्रल इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक काफी बड़ी दावेदारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि इंसान जो है अगर उस जगह पर जाकर जीत गया जहां पर ऑलरेडी गढ़ माना जाता है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसके चलते फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आने वाले टाइम में कि क्या रियलिटी में जो प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अपोजिशन में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा इंसान आकर खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप लोग की क्या राय है? अगर 2024 में बातें करेंगे तो कौन हो सकता है अपोजिशन का लीडर, या फिर एज ए जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रेदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब? तो यहाँ पर क्या इनको काउंट किया जा सकता है, या फिर ममता बनर्जी जी को काउंट किया जा सकता है? तो क्या कोई है काउंट करने लायक, या फिर कांग्रेस में राहुल गांधी जी को काउंट किया जा सकता है? आप लोग की क्या राय है इसके बारे में बताइएगा जरूर, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा ये देखो, पंजाब खत्म, अब गुजरात की बारी। ठीक है, चलिए जो भी है, आज का शानदार डिस्कशन काफी एक इंटरेस्टिंग वे में हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी कुछ आपको आज के डिस्कशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आर्टिकल आप लोगों का बचा हुआ है, वो भी मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल गया, अगर टाइम नहीं मिला तो उस आर्टिकल को मैं संडे में कवर कर लूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कुछ भी आप लोगों की नहीं छूटती है, रेगुलरली सारी चीजें एक एक पॉइंट आप लोगों के कवर होते हैं। बस आप लोगों को पेशेंस के साथ में रेगुलर वीडियो सुननी है। अगर आप लोगों ने ही यार वीडियो बेसिकली किसी दिन गायब कर दी, तो फिर यार तो उसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो काफी शानदार रहेगा। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में कई सारी बातें बताऊंगा, और वो है रिजर्वेशन के बारे में। रिजर्वेशन किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये,
तमिलनाडु से रिलेटेड है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको बेसिकली क्या किया है, हटा दिया है। हटाया सुप्रीम कोर्ट ने नहीं है, हटाया तो तमिलनाडु हाई कोर्ट ने था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला शाबाश बेटा बहुत सही काम की हो, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट को, और वही उसने मेंटेन रखा। आगे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में वैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, पर लेकिन अभी जो पूरी मीटिंग ये कंप्लीट हुई है उसमें क्या कुछ नया देखने को मिला वो काफी शानदार है। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 25वीं जो यहाँ पर इसकी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं बिम्स्टेक की, तो पूरा डिटेल में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करेंगे ताकि सारी बातें जो है वो आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल जो है ये दोनों श्रीलंका के बारे में है। श्रीलंका के अंदर जो खस्ता हालत हो गई है, फूड क्राइसिस आप लोगों को लगभग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर किसी को खाने के लिए चीजें नहीं मिल रही हैं, इवन बच्चों के लिए भी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो भी लोगों को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उसके घर के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है, तो खस्ता हालत बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। तो एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा इसके बारे में ताकि चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें, ढंग से यहाँ पर जानेंगे। ये कास्ट वगैरह के बारे में डिस्कस की जा रही है यहाँ पर। ये आर्टिकल आप लोग स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को पता है जब यहाँ पर चीजें होती है तो फिर पॉलिटिक्स के बारे में बातें ज्यादा लिखी जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग बेसिकली साइड में कर सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखेगा, हमारी कंट्री में जब मंडल कमीशन लाया गया था, ठीक है, तो तब हमारी कंट्री में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया था। तो मंडल कमीशन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। 27% जो रिजर्वेशन दिया गया था वो यहीं से ही निकल कर आया था, ठीक है। बोला तो ये गया था संविधान के टाइम पर स्टार्टिंग में ही कि रिजर्वेशन जो है वो इस तरीके से आगे लेकर नहीं चलना है, पर लेकिन वो चीजें चलती रहती हैं। तो रिजर्वेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर इंक्लूड कर डिस्कस करूंगा इस वाले आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। न्यूज एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट है, और आज जो है वो है सैटरडे को जो है वो आप लोगों का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है, ठीक है। जो रेगुलरली आप लोग का आता था ना, जो मैं अलग से डिस्कस करता था, वो सैटरडे को नहीं आता है, तो वो साइड में रहेगा, ठीक है, क्योंकि आता ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, पहले एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन के बारे में, और ये है बेसिकली किसके बारे में, तमिलनाडु के बारे में। इसके बाद में फिर बिम्स्टेक वाला पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो यहां पर बात की जा रही है रिजर्वेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, अगर आप लोग जाओगे तमिलनाडु के अंदर में, तो हमारी कंट्री में ये साउथ इंडिया में आप लोगों को राज्य देखने को मिलेगा जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला को टच करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला को टच करने के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैप बेस्ड आप लोगों का बन सकता है वो ये है, हमारे देश में जो यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है पुदुचेरी, पुदुचेरी के अंदर में 4 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है यहाँ पर यनम, दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा इधर में है जो कि केरला के अंदर में है, एक है पुदुचेरी और चौथा है कराईकल। तो जो 4 डिस्ट्रिक्ट है इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को तमिलनाडु में इसके देखने को मिल जाएंगे, जो तमिलनाडु के अंदर है पुदुचेरी, जो 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है। तो यहाँ पर इसी एरिया के बारे में बेसिकली मैं बात करूंगा तमिलनाडु के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह अभी यहाँ पर 10.5% यानी कि 10.5% का जो रिजर्वेशन था ये मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में। तो ये यहाँ पर अभी जो बेसिकली कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर में जिसका नाम है वनियार, तो इस कम्युनिटी को अभी यहाँ पर ये रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, यानी कि ये जो रिजर्वेशन है ये हटा दिया है, खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है एक तरीके से खत्म कर देना। तो ये जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों का पॉइंट कवर हो जाएगा रिजर्वेशन या फिर पॉलिटी के बारे में, और इवन आप लोगों का जीएस पेपर 1 के अंदर में जो सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें भी आप लोग इसको काउंट करके देख सकते हैं। तो पूरा एक एक पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि मुद्दा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, ये ऐसा नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया, जजमेंट जो है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट दे चुका था कि ये जो रिजर्वेशन आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हाई कोर्ट ने बोला कि ये रिजर्वेशन जो है मैं हटाऊंगा, और ये रिजर्वेशन हाई कोर्ट ने हटा डाला, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन हटा डाला तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसको बेसिकली बुरा लगेगा, नॉर्मल सी बात है, रिजर्वेशन मिल रहा है, मजे आ रहे हैं। तो यहाँ पर तुरंत जो है फिर यहाँ पर जो सिचुएशन है वो यहाँ पर खराब होती है और केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर वो चीज जो है वो सही लगी कि हाई कोर्ट ने जो किया वो सही किया। तो इसके चलते यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि शाबाश सही किया था तुमने काम, और उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो हाई कोर्ट का भी मनोबल बढ़ गया। तो अभी मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में बताता हूँ आखिर कहानी स्टार्ट कहां से होती है और यहाँ तक कैसे पहुंची। तो नहीं कहते पहले एक रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मूवी है कहां से चली और यहाँ तक कैसे पहुंच गई। सबसे पहले बात करते हैं विनियास के बारे में। ये जो कम्युनिटी है ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु के अंदर में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, एक अच्छी खासी कम्युनिटी आप लोगों को तमिलनाडु में ये देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें 1980s में विनियार कम्युनिटी को लगा कि यार सब रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्यों ना हम भी रिजर्वेशन मांगे,
और हमको भी रिजर्वेशन बेसिकली मिलना चाहिए। तो कम्युनिटी ने श्याम दाम दंड भेद लगाए और इनके द्वारा खूब प्रोटेस्ट किया गया। और प्रोटेस्ट भी देखिए करने के तरीके होते हैं, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन से पहले प्रोटेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है आप लोगों के हिसाब से कई बार चलती है, आप लोगों को नजर आती है। तो 1980s में जो विनियार है उसके द्वारा मैसिव प्रोटेस्ट किया गया और डिमांड की गई कि 20% रिजर्वेशन कम से कम यहां पर होना चाहिए इनका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। तो ये इनके द्वारा गुहार लगाई गई कि 20% रिजर्वेशन दो स्टेट गवर्नमेंट में और 2% का रिजर्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए सेंट्रल एजुकेशनल और जो सर्विसेज होती है उसके अंदर में, यानी कि सेंटर और स्टेट में सब जगह रिजर्वेशन हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए आप लोगों को एक बड़ी ही क्लियर सी बात मैं बता दूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है अगर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ओबीसी में हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आप लोग ओबीसी में होंगे, तो दोनों जो है वो अलग चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह इनके द्वारा रिजर्वेशन मांगा गया कि हर जगह हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। जैसे कुछ दिनों पहले क्या बेसिकली 2014 की बात है जब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात चल रही थी जाट कम्युनिटी को लेकर, ठीक है। तो उस टाइम पर कांग्रेस ने जाते जाते जाट कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस पर्टिकुलर एरिया में काफी लार्ज स्केल पर वोट बैंक को एक तरीके से लुभाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन जैसे यहाँ पर ये जो है कोर्ट के अंदर पहुंचा तो उसने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर भी काफी बड़ा पोर्शन ऐसा है जाट कम्युनिटी का कि यहाँ पर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ये माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो फिर यहाँ पर बैकवर्ड कम्युनिटी किस लेवल पर आप लोग बोल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया था उसको खारिज कर दिया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर मुद्दा देखने को मिलेगा। अब जो विनियार कम्युनिटी है यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड जो कास्ट है यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पर उनके द्वारा जब मांगा गया तो इसके चलते देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको कई बार घुटने टेकने पड़ जाते हैं अगर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन के बारे में बात करती है। तो अर्ली 1990s में यहाँ पर ओबीसी कोटा दिया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर बेसिकली दो तरीके से देखिए डिवाइड करते हैं। एक तो आप लोगों को पता है अगर आप लोग रिजर्वेशन देते हो तो किस पैटर्न में रिजर्वेशन चलता है। आप लोगों को मैंने कई बार पहले बताया कि जैसे आप लोग चीजों को देखोगे तो सबसे जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगी एससी का रिजर्वेशन हो गया, एसटी का रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन हो गया, तो ये 50% से भी ऊपर रिजर्वेशन पहुंच जाते हैं यहाँ पर। वह मुद्दा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये तो रिजर्वेशन हो गया, लेकिन जैसे ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया तो ओबीसी के अंदर भी अब आप लोग रिजर्वेशन दोगे, ठीक है। ओबीसी के अंदर भी कई सारी अलग अलग छोटी छोटी कास्ट डिसाइड होंगे तो उनके अंदर अलग से उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाला रिजर्वेशन वर्टिकल और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस वाले रिजर्वेशन को यहाँ पर इनके द्वारा बैकवर्ड और यहाँ पर मोस्ट बैकवर्ड क्लास में डिवाइड कर दिया। तो यानी कि इसके अंदर रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जो विनियार कम्युनिटी है यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया इसको मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी। तो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी अगर क्लासिफाइड कर दिया तो यहाँ पर ये बोला गया था इंदिरा साहनी केस के द्वारा कि ठीक है यार, अगर आप लोगों को लगता है आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये बताना पड़ेगा, उसके लिए डेटा प्रॉपर लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, ठीक है, कि मेरे घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं है, ठीक है यार, मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। और घर पे जाके देखोगे तो यार अच्छा खासा घर है, ठीक है, सारी चीजें घर पे होने कहते हैं उसका क्या नाम है, नन्ना पटेकर का, कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। तो जाकर देखो तो यार ये तो अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है इंसान, पर लेकिन रिजर्वेशन के लिए क्या करूं, फटे फटे पुराने कपड़े पहनकर बेसिकली आऊं और बोलूं कि यार मुझे तो यार बिल्कुल ही गरीब हूं, मुझे मेरी हेल्प कर दो, तो वो कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। रियलिटी में मैं एक तरीके से वेल टू डू फैमिली से हूं, सारी चीजें अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मतलब हो गया उस चीज के लिए कि मैं लोगों को बोलूं कि मैं बहुत गरीब हूं। तो ये वाली बात हो गई। तो यही बातें यहाँ पर बोलेगी तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना डेटा। अगर रियल डे में तो मेरा घर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें छप्पर पड़ा हो, ठीक है, वहां पर आते ही जिससे सर्दी आती है पानी टपकने लगे, ठीक है, घर में कोई भी चीजें नहीं हो ढंग से, कोई बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने का इलाज ना हो, तो एक बार को बनता है कि हाँ इस इंसान की जो है वो हेल्प होनी चाहिए क्योंकि ये गरीब इंसान है, तो वहां पर समझ में आता है। तो यही बातें यहाँ पर बोलेगी। तो डेटा तो दिखाओ कि आप लोग गरीब हो या फिर वैसे ही गरीब होने का ड्रामा चल रहा है, यानी कि एक तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए बस हाँ कि एक तरीके से इंडियन आइडल में चले जाना है और वहां पर आप लोग जाते हैं गरीब दिखा दो तो काम हो गया, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। टैलेंट नाम का कोई एक तरीके से टैलेंट नाम का भी कोई बिंदु होना चाहिए जिसके बेस पर काम करें। तो इस तरीके से क्या होता है वो वाली बातें बोलेगी। तो रियलिटी में अगर कोई गरीब है, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों के सामने होनी चाहिए यहाँ पर, और उसके लिए डेटा प्रस्तुत करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो चाहती है यहाँ पर रिजर्वेशन मिले। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो यहाँ पर 105 के करीब अदर कम्युनिटी है जो कि 20% रिजर्वेशन में आती है। अब ऑलरेडी कोई कम्युनिटी 20% रिजर्वेशन में आ रही है तो हमने उसके अंदर दूसरी कम्युनिटी को डाल दिया, तो सामने वाले बोलेंगे क्या भाई हमारे वाला एरिया, हमारे वाला जो रिजर्वेशन है उसको मारने के मूड में हो यार तुम, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसी के चलते आप लोगों को फिर यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है।
अगर बात करें कई सारे जैसे रिजर्वेशन के बारे में, तो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी को जब यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया जो विनियार्स के यहाँ पर, तो इसके चलते कई सारे इश्यूज देखने को मिले। विनियार कम्युनिटी में यहाँ पर 20% के अंदर रिजर्वेशन दिया गया, तो नॉन विनियार में है जो उनको बुरा लगा और उन्होंने बोला कि ये सही नहीं है, ठीक है, वो सीधे हाई कोर्ट में पहुंच गए, ठीक है। तो हाई कोर्ट में पहुंच गए तो फिर यहाँ पर लगा कि अब कैसे क्या किया जाए, तो 2021 में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया कि यहाँ पर जो ये रिजर्वेशन दे रखा है ये बिल्कुल सही नहीं है। और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला नहीं, बकायदा इसको बेसिकली बोला है यहाँ पर कि हाँ इसलिए सही नहीं है। किस लिए सही नहीं है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया कि दो बातों में से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो हाई कोर्ट की गलत ठहरा दी। पहली पॉइंट नंबर 1, हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट हैज नो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी इज दिस ऑन दिस मैटर, यानी कि जो ये रिजर्वेशन देने का बात है तो स्टेट के हाथ में पावर नहीं है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से रिजर्वेशन दे सकते हो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में इसके द्वारा बोला गया कि जो आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हो ना, कास्ट बेस ऐसा कोई रिजर्वेशन देना होता है तो आपको प्रॉपर एक डेटा प्रस्तुत करना होता है कि हाँ ये जो कम्युनिटी है ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी है, तो यहाँ पर उसके लिए आप लोगों को क्वांटिफाइबल डेटा लाना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं बोलने लगूं मैं गरीब हूं, लेकिन रियलिटी में तो नहीं हो जब कोई चेक करेगा अगर, तो ये क्या हो गया, ये सीधी सीधी बात यहाँ पर ये होगी कि आज की डेट में अगर किसी को रिजर्वेशन आप लोगों को देना है तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये इंसान जो है रिजर्वेशन लेने के दायरे में आता है। तो ये जो डेटा प्रस्तुत किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली रिजर्वेशन देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो सॉरी, हाई कोर्ट ने बोला हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट डेटा लेकर पहुंची तो हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया और बोला ये रिजर्वेशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुद्दा बेसिकली देखने को मिला। तो यहीं पर चीजें रुकती नहीं है, फिर चीजें आगे जाती हैं, फिर चीजें पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोला गया जो हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उससे हम बिल्कुल सहमत हैं। ये 10.5% का रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर, ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पर ये अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। पर लेकिन इसी के साथ में यहाँ पर जो कोर्ट है उसके द्वारा ये भी बोला गया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट पर कि वो एक तरीके से रिजर्वेशन न दे सके। जैसे नहीं हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोल दिया था कि रिजर्वेशन नहीं दे सकते कि तुम्हारी कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो ये वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है आप लोग रिजर्वेशन देना चाहते हैं पर दे सकते हैं पर लेकिन फिर से वही बात, आप लोगों को प्रॉपर एक डेटा लाना पड़ेगा कि हाँ ये इसलिए आप लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कम्युनिटी जो है इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनल रिजर्वेशन जो है उसका बेसिकली यहाँ पर बोला गया इंदिरासानी केस 50% से ऊपर रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये 1992 का केस है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो डिसीजन उसके द्वारा दिया गया उसका बेस क्या है, यहाँ पर उस पर्टिकुलर कास्ट को एक तरीके से जो आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया है वो यहाँ पर हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से आप लोग ये डेटा उठाकर लेकर आए। तो इसलिए यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। तो ये है पूरा इशू जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आर्टिकल्स आप लोग यहाँ पर बेसिकली याद रख सकते हैं। ये अनुच्छेद जो है आप लोगों के पार्ट 3 से यानी कि पार्ट 3 से यहाँ पर लिए गए। इसमें फंडामेंटल राइट आते हैं जिनको हिंदी में आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को यहाँ पर ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, जिसमें आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14वां जो है और 15वां और 16वां ये टोटल आर्टिकल है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर बात करें ये बोला गया कि वोलेट हुए जब यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 14 में क्या बात करते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है, तो वो यहाँ पर वोलेट हुआ है इस पर्टिकुलर रिजर्वेशन से। आर्टिकल 15 जो है यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए रिलीजन सेक्स कास्ट के बेस पर, तो ये बोला ये यहाँ पर बेसिकली फॉलो नहीं हुआ। और आर्टिकल 16 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ऑल द सिटीजन। एम्प्लॉयमेंट के मैटर में जब आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 16वें आर्टिकल में बोला गया कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। तो ये बोला गया कि यहाँ पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यहाँ पर जो रिजर्वेशन दे रखा है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये रिजर्वेशन हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोगों से क्या बन जाएगा, एक तो ये विनियार कम्युनिटी कहाँ से आती है, तमिलनाडु से आती है। रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, किस किस कम्युनिटी में कहाँ पर रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाता है। ये कुछ आर्टिकल्स है जिनके बारे में आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक का पोस्टमार्टम इस तरीके से करो ताकि अगर आप लोग उसको पढ़ने बैठो तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को न मिले, ठीक है। तो ये पूरा इशू हो गया जिसके बारे में आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं बड़े ही शानदार आर्टिकल की ओर, ठीक है। ये जो आर्टिकल है ये है BIMSTEC जिसको बोलते हैं आप लोग बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक जो है अभी कोलंबो में यहाँ पर यानी कि श्रीलंका के अंदर मीटिंग हुई और वो भी ऐसी जगह जहां पर ऑलरेडी जो है खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहां पर ये मीटिंग अभी देखने को मिली।
तो इसके अंदर कुछ की हाइलाइट्स हैं जो ये मीटिंग यहां पर दिखाती है। वो की हाइलाइट्स पहले मैं आप लोगों को बता दूं, फिर बिम्स्टेक की आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी बातें हैं वो सारी समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ना छूटे। और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा है, तो ध्यान से सुनिएगा। की हाइलाइट्स क्या है इसके बारे में। अभी ये 5वें नंबर की सबमिट थी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर 25 साल इसके हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर इसका खुद का चार्टर अभी यहां पर निकल कर आया। चार्टर मतलब इसका संविधान बनाया गया है। अब तक जो थी यहां पर राम भरोसे चल रही थी, अब इसका खुद का चार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि इसका प्रॉपर एक तरीके से साइन कर देगा चार्टर की कैसे काम करने वाली है। इसी के साथ में यहां पर बोला गया कि एवरी 2 ईयर में यहां पर ये एक मीटिंग होगी, जो कि अब तक चल नहीं रही थी। खुद सोचो आप लोग, यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसकी 25वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर लेकिन 5वीं सबमिट अभी हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पैटर्न में यहां पर ये चल रही है। तो बोला जा रहा है अब यहां पर 2 साल में इसकी मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका पूरा एक फ्लैग जो है वो एम्बलम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी डिक्लेयर किया गया, जिसके चलते यहां पर आप लोगों को आने वाले टाइम में अच्छे खासे लेवल पर ये जो है ये काम करती नजर आएगी, ठीक है। तो ये बातें बोली गई है। अभी जो ये आर्टिकल लिखने वाले राइटर साहब हैं वो यहां पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। वो कुछ सजेशन यहां पर दे रहे हैं। सजेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन लगा उनके द्वारा जो मुझे पर्सनली, उसमें एक तो ये बोला गया कि G20 की मीटिंग होने वाली है हमारे देश में अभी यहां पर, ठीक है, 2023 के अंदर में। तो उसमें क्या किया जा सकता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मीटिंग के अंदर में साइड लाइन में हम लोग इस कम्युनिटी को भी इनवाइट कर सकते हैं, जिसको आप लोग बिम्स्टेक बोलते हैं। यानी कि बिम्स्टेक वाले लोगों को भी इनवाइट कर लेना, तो इससे इसकी साख जो है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे इनवाइट कर सकते हैं। देखिए, जो होस्ट कंट्री होता है ना, जैसे हम लोग G20 की मीटिंग होस्ट करेंगे तो हमारे हाथ में पावर होती है कि हम लोग किसी को भी साइड में इन्वाइट कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, हम लोग इसको भुना सकते हैं, क्योंकि पहली जो यहाँ पर जो G20 की जो मीटिंग हमारे देश में भी देखने को मिल रही है, तो ये काफी बड़ी बात है और पहली बार ये मीटिंग हमारे देश में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक G20 में ट्रायोका होता है, ठीक है, वो ट्रायोका भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों को पता है ट्रायोका किस किस के याद है। अभी फिलहाल ट्रायोका में कौन कौन मेंबर है ये आप लोगों को बताना है। उसमें एक तो वो मेंबर होता है जो ऑलरेडी G20 छोड़ चुका है, यानी कि एक तरीके से जिसका लास्ट मीटिंग जो लास्ट लीडर था। एक वह जो प्रेजेंट लीडर रहता है जो मीटिंग अभी करा रहा है, और एक वह जो फ्यूचर में मीटिंग कराने वाला है। तो इन तीनों को मिलाकर ट्रायोका बनाया था। अभी फिलहाल कौन कौन है G20 में, एक तो इंडिया हो गया, बाकी के 2 कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी होगी इसके लिए, तो काफी अच्छी बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है यहाँ पर ये कि नॉर्मली अगर आप लोग बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं तो ये काफी एक बड़ा शब्द हो जाता है। यानी कि इसको बोलने में, लिखने में, अगर इसकी फुल फॉर्म लिखने बैठ जाते हैं तो पूरा एक कहानी निकलती है, ठीक है, कि आप ऐसा बिम्स्टेक के बारे में बात करें। अच्छा, बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इतने में तो यार मतलब उससे क्या कहते हैं, इतने में तो आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से लेकर तमिलनाडु पहुंच जाओगे। इतने में यहाँ पर इसका नाम लिया जाएगा, वो पंडित गंगाधर विद्याधर ओंकार नाथ शास्त्री, ठीक है। ये रणछोड़दास छाछड़ वाला जो नाम था वो, कि हाँ ठीक है, फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि नाम जो होना चाहिए वो बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वाड हो गया, छोटा सा नाम है, प्यारा सा। तो बिम्स्टेक को हटाकर राइटर ये सजेशन दे रहे हैं कि यहाँ पर बिम्स्टेक को हटाकर आप BOBC कर दो। मतलब क्या इसका है बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। तो एक प्यारा नाम है। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को कोई नाम सजेस्ट करना है, ये यहाँ पर बेसिकली नया बच्चा पैदा हुआ है, तो इसका नाम आप लोग क्या रखना चाहेंगे अगर आप लोगों को मौका दिया जाए लिखने का? तो बताइए, देखता हूं आप लोग की क्रिएटिविटी कैसी है। आप लोग इसको क्या नाम देना चाहेंगे अगर आप लोगों से पूछा जाए? तो अभी यहाँ पर बहुत लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी यहाँ पर लटका हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कई सारी बातें मैं बेसिक बैकग्राउंड के साथ में बताऊंगा। पहले यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अभी अगर आगे बढ़ा जाए यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अभी ये भी निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में इसके जो पर्पज है वगैरह और जो प्रिंसिपल है वो उनको आगे फॉलो करने की बात की जा रही है, उनको पालन किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है कि जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर में, ठीक है, तो मेंबर कंट्री जो है वो एग्री हो रही है कि हम लोग यहाँ पर इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इंडिया के हिस्से में इनके द्वारा 7 पार्ट में से जो सिक्योरिटी पिलर दिया गया है, ठीक है, तो कैसे है 7 पार्ट ये आप लोग समझिए। टोटल मिलाकर इसके अंदर जो मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर बेसिकली 7 मेंबर हैं, और उसी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बारे में तो अभी डिटेल में आगे बात करूंगा आप लोगों से। पहले यहाँ पर न्यूज सुनिए, उसमें क्या बोला गया है कि बांग्लादेश जो है यहाँ पर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट पर ध्यान रखेगा, ठीक है। भूटान जो है क्योंकि इन्वायरमेंट को बड़ा ही प्यार करता है, BBIN का जो नेटवर्क था उसमें भी इसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। BBIN में कौन कौन सी कंट्री बताइए जरा। ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ, कल आंसर मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, और कई सारे बच्चे बड़ी डिटेल में आंसर देते हैं, आज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आज के SLV जो कमांडो कौन है जिनके द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से रेगुलर पार्टिसिपेट करते हो,
तो बिल्कुल भी सरमाया मत करो, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर क्वेश्चन पूछता हूं तो आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। हमारे देश को टारगेट क्या दिया गया, इंडिया को टारगेट दिया गया है हमारा बेसिकली सिक्योरिटी यहाँ पर ध्यान रखनी है इस रीजन में, और टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है, ठीक है। ट्रांसनेशनल क्राइम अगर कोई हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनर्जी, ये वाला मुद्दा इंडिया को दिया गया है। म्यांमार को दिया गया है एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी, इसी के साथ में सब सेक्टर में इनको दिया गया बेसिकली फिशरी, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर, ये सब चीजें। नेपाल को दिया गया लोगों के साथ में कैसे कॉन्टेक्ट बनाना है और टूरिज्म वगैरह, ये सारी चीजें इसके बारे में रखी गई है। श्रीलंका को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात दी गई है और सब सेक्टर में यहाँ पर टेक्नोलॉजी, हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज। थाईलैंड को यहाँ पर कैसे कनेक्टिविटी बनानी है उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कम से कम इंडिया वाला जो मुद्दा है वो याद रखिएगा। और पॉइंट जो पहले वाला है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चैलेंज, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी, ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनमें आप लोगों से स्टेट पीसीएस के अंदर में डायरेक्ट मैच करने के लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि बताओ यहाँ पर अभी यहाँ पर बिम्स्टेक के अंदर किस किस को क्या बेसिकली टारगेट दिए गए। तो ये मुझे लगता है पर्सनली आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के बन सकते हैं। आगे अगर बात करें मास्टर प्लान के बारे में बात की जा रही है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के, तो आने वाले टाइम में यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी अच्छे खासे देखने को मिलेगी बिम्स्टेक के अंदर में। डोमेस्टिक और रीजनल लेवल पर अगर कनेक्टिविटी हो जाती है तो फायदा क्या रहता है। तो आप लोग सोचो, आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो बेसिकली गांव है, अगर उसको किसी सिटी के साथ में आप लोग कनेक्ट कर देते हैं तो वहां पर सिटी में लोग काम करने जाने लगते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें लेकर आने लगते हैं, तो वहां पर और अच्छे से आप लोगों को चीजें अच्छी वाली देखने को मिल जाती है। तो उसी को और सपोर्ट मिल जाता है अगर कनेक्टिविटी रहती है। अंग्रेजों ने इसीलिए तो रेलवे बनाई थी, वरना रेलवे बनाने का मतलब क्या है, वो चाहिए रहते यहाँ से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जा सके, तो पूरा फंडा देखने को मिला। अदर जो एग्रीमेंट है अगर उसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात की जा रही है कि म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा क्रिमिनल मैटर्स में। इसी के साथ में एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखने को मिलेगा। बिम्स्टेक में टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर चलना है, जो कि श्रीलंका को टारगेट दिया गया है। और इंडिया को जो टारगेट दिया गया है, इंडिया ने खुद टारगेट आप लोग बोल सकते हैं, बोला गया कि 1 मिलियन जो यूएसए के डॉलर है यहाँ पर, वो बेसिकली ऑपरेशनल बजट यहाँ पर इंडिया से निकल कर आएगा। यानी कि देखिए जो भी कंट्री है ना इसमें, उनकी इतनी बेसिकली अच्छी खासी मतलब एक अर्थव्यवस्था नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सके। तो ये इंडिया के कंधे पर चलने वाला ग्रुप है और इंडिया इसको अच्छे से लेकर चल सकता है अपने लोकल एरिया में बेसिकली कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए। इसमें टोटल मिलाकर अभी बात करें क्या मैकेनिज्म है, आप लोगों को बिम्स्टेक समिट आप लोगों को देखने को मिलती है जो अभी यहाँ पर हुई है, ठीक है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग देखने को मिलती है, सीनियर ऑफिशियल मीटिंग होती है, बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप होता है और बिजनेस फोरम होता है यहाँ पर, और इसी के साथ में इकोनॉमिक फोरम जहां पर ये मिलकर काम करते हैं। तो 5 इंटरनेशनल मैकेनिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी इंस्टीट्यूशनल, जहां पर ये इनका ग्रुप काम करता है। तो ये बेसिक चीजें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट मुद्दा बताया गया, कई सारे जो मेंबर उनको लगता है इंडिया जो है वो एक तरीके से बड़े पापा का रोल प्ले कर सकता है कि यार ये तो मेरे हिसाब से काम करो। तो इसके हिसाब से अगर इंडिया को सबको ट्रस्ट में रखना है तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है गुजराल डॉक्ट्राइन के बारे में गुजरात नहीं है, गुजराल है, ठीक है, याद रखिएगा। गुजराल डॉक्ट्राइन मतलब इनके द्वारा 5 प्रिंसिपल यानी कि 5 सिद्धांत दिए गए। ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं जैसे पंचशील कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। पंचशील कॉन्सेप्ट जो थे यहाँ पर ये 1954 में लाए गए थे और ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कई बार। पंचशील कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, खासकर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में और सोवरेनिटी में, इनके संप्रभुता में कोई भी हन नहीं डालना है। नॉन एग्रेशन, एक दूसरे की छाती पे नहीं चढ़ना है जाकर, ठीक है, मारने पीटने के लिए। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देना है, ठीक है। इक्विटी और इसी के साथ में यहाँ पर इक्वलिटी और बेसिकली म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि मिलजुल कर एक दूसरे के शांतिपूर्ण माहौल में काम करना है, पीस एंड को एग्जिस्टेंस में रहना है। तो ये पंचशील के ऊपर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बीइंग ए सेलिब्रिटी फैमिली मेंबर कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का न छूटे। तो इसलिए ऐसी चीजें मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये एक्स्ट्रा स्टैटिक पोर्शन होते हैं, ठीक है, आर्टिकल में ढूंढोगे नहीं मिलेंगे। ये सारी मैक्सिमम एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को यहाँ पर बता के चलता हूँ। रीड बिटवीन द लाइन वाली बातें हो जाती है तो उसको ध्यान से रखा करो आप लोग। अभी फिलहाल जो है 5 कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर गुजराल साहब के द्वारा दिए गए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इनके द्वारा बोला गया कि जैसे पड़ोसी हमारे बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तो यहाँ पर इनको मिलकर काम करा जाएगा। इनके लिए हम लोग सपोर्ट तो प्रोवाइड कराएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वापस हम लोग इनसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग तुमको कुछ दे रहे हैं तो तुमको भी हम लोग को देना है। तो इस तरीके से पड़ोसी को साथ में लेकर चलना है और उनका हमारे ऊपर एक फेथ और ट्रस्ट भी बनेगा कि ऐसा नहीं कि एक तरीके से खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, वो वाली बातें नहीं रहेगी। हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे और तुम लाइफ को एंजॉय करो, फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हाँ, यह है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। अगर बात करें नो साउथ एशिया कंट्री बेसिकली अलाउ की जाएगी,
कि एक दूसरे के खिलाफ में उसकी टेरिटरी को यूज किया जाए। कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैठ के बात करें कि नेपाल की टेरिटरी को चाइना यूज कर रहा है इंडिया पर अटैक करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर इंडिया कर रहा है चाइना पर अटैक करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंट्री को इंटरफेयर नहीं करना इंटरनल मैटर में एक दूसरे के, तो ये तो बात अभी बोली गई मैंने जैसे कि पंचशील में, ठीक है। इसी के साथ में रिस्पेक्ट करेंगे टेरिटरी और सोवरेनिटी, वो भी वहां पर ही बोल दी मैंने अभी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कोई डिस्प्यूट होगा तो शांति में मिलकर समझाएंगे, तो ये भी लगभग यहाँ पर बोल दी गई है कि हाँ एक दूसरे के साथ में पीसफुल को एग्जिस्टेंस करेंगे, कोई एग्रेशन नहीं दिखाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पंचशील का ही आप लोग यहाँ पर एक चेहरा देख सकते हो, जिसके चलते यहाँ पर बात की जा रही है। गुजराल साहब कौन थे? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, कौन थे इनके बारे में आप लोगों को बताना है, कोई और डिग्नेटरी थे, इनके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आर्टिकल जो कि मैंने काफी डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया। अब बिल्कुल बेसिक चीजें बिम्स्टेक की बताता हूं, जिससे कि आप लोगों के माइंड में अगर क्वेश्चन भी हो वो सारे क्लियर हो जाएं और इसके चलते कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में देखने को न मिले। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो बिम्स्टेक जो है पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि है क्या, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है इस तरीके से कि आप लोग कभी भूलो ना, इस तरीके से आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में कई सारे एसोसिएटेड चैलेंज भी हैं, इसी के साथ में बिम्स्टेक में और क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पर साथ में वो भी हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में डिफरेंस हम लोग समझेंगे। मतलब एक तरीके से एक उम्दा तरीके का आर्टिकल आप लोगों का रहेगा, तो ढंग से सुनिएगा। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है वो भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगर बात करूं तो क्वेश्चन भी है यहाँ पर आप लोगों के सामने, डिस्कस करना है द सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए बिम्स्टेक का क्या महत्व है और बिम्स्टेक में आज की डेट में क्या क्या आप लोगों को शिफ्ट लाने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो एकीकरण हो सके, यानी कि एक तरीके से इंटीग्रेशन हो सके, जो खासकर जिस एरिया में बिम्स्टेक है उस एरिया में मिलकर सब लोग काम कर सके, तो उसके कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो इसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, किसमें, प्रीलिम्स में बन सकता है, इंटरव्यू में बन सकता है आप लोगों से कि क्यों बिम्स्टेक को इतना फोकस दिया जा रहा है साथ के कंपेयर में। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या बोलोगे, बताइए जरा आप लोग क्या बोलोगे इसके बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर तो कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार देखने को मिल जाती है कि पहली समिट कहां पर हुई, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जैसे बांग्लादेश में ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। सबसे पहले बिम्स्टेक फुल फॉर्म क्या है इसकी, बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। तो बे ऑफ बंगाल यानी कि जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पर इस वाले एरिया में मल्टी सेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्टर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि टेक्निकल के फील्ड में भी कोऑपरेशन करेंगे और इकोनॉमी में भी कोऑपरेशन करेंगे, यानी कि जो काम करने वाले हैं उसी के बेस पर इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सातों के नाम आप लोग यहाँ पर पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे। नंबर सबसे बड़ा तो अपना ही देश हो गया यहाँ पर, ठीक है, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। तो म्यांमार की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है, जो कि आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर श्रीलंका हो गया और नेक्स्ट यहाँ पर हो गया थाईलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 कंट्री है, यहाँ पर ये छठा हो गया, 7 कंट्री है। पहली समिट इसकी थाईलैंड में आप लोगों को देखने को मिली थी, ठीक है, और श्रीलंका इसका करंट चेयरपर्सन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और अभी यहाँ पर श्रीलंका के अंदर ही इसकी मीटिंग होने वाली है। तो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी किस चीज को लेकर बन रही है कि श्रीलंका के अंदर भी इसकी मीटिंग होने वाली है। तो बोला गया एक साइड में तो यूक्रेन के मुद्दे पर यहाँ पर सब लगे हुए हैं, और एक साइड में यहाँ पर 1997 में जो सार्क फाउंड किया गया था, ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसकी मीटिंग हो रही है। और ये जो मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो मीटिंग है ये होस्ट की जा रही है वर्चुअल मोड में। वर्चुअल मोड में मतलब ऑनलाइन इसको बेसिकली मीटिंग को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात कंट्रोवर्सी निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन्वाइट किया गया म्यांमार को भी, और आप लोगों को पता है म्यांमार में आज के डेट में मिलिट्री रूल चल रहा है। तो इसके चलते ये और ज्यादा थोड़ी सी न्यूज में आ गई है कि इस तरीके से क्या यहाँ पर मिलिट्री रूलर जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको उठाकर जेल में डाल दिया और अपने आप जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो ये कितने हद तक सही है अगर इसके बारे में बात की जाए, तो इसको लेकर यहाँ पर बातें की जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और बातें अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, इसका नाम ऐसा नहीं कि पहले से ऐसा पड़ गया। स्टार्टिंग में चिंटू मिंटू था, बाद में पिंटू सिंटू हो गया, और फिर आगे चल के हो गया वो नहीं कहते राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। तो इस तरीके का नाम पड़ गया बिम्स्टेक पूरा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो 5 पांडव साथ में आए थे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। इनके द्वारा मिलकर सोचा गया कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मीठा खाते हैं। तो इनके द्वारा बोला गया चलो अपने एरिया में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा जब ये बात की गई तो फिर आगे चल के म्यांमार को भी लगा और थाईलैंड को भी लगा आखिर हम ही क्यों पीछे हटे। तो फिर यहाँ पर 2 ऐसे हैं एशियन नेशन, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये फिर यहाँ पर दे आर 2 साउथ, यहाँ पर ये तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सदर्न एशियन, और यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के भी नेशन जुड़ गए। तो टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि यहाँ पर टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे, मतलब 5 पांडव नहीं है, 7 के 7 ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, ठीक है।
तो टेंशन मत लेना। हालांकि आगे चलकर बताता हूं अभी कैसे कैसे यहाँ पर ये बढ़ा। स्टार्टिंग में 5 नहीं थे, स्टार्टिंग में 4 थे, तो एक एक कर यहाँ पर कैसे कैसे चीजें पहुंची तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए बोला ताकि आप लोग कम से कम इनको याद रख सकें 5 पांडव अलग से। ओके, अब बात करते हैं 1997 में यहाँ पर ये बेसिकली बैंकॉक के डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया थाईलैंड में। इनके थाईलैंड में सब पहुंचे थे बैंकॉक जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, तो वहां पर लगा कि यार कुछ अच्छा कर लेना चाहिए, तो एंजॉयमेंट के बीच में तो इनके द्वारा चीजों को अच्छा करने की कोशिश की गई। स्टार्टिंग में यहाँ पर BIST बोला गया था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो ये 4 कंट्री जो है इनिशियली इनके द्वारा बोला गया, तो इसलिए यहाँ पर फिर आगे चलकर इसमें जैसे मेंबर जुड़े तो फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो BISEC यहाँ पर बेसिकली EC का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और B से बांग्लादेश, I से इंडिया, S से श्रीलंका और T से थाईलैंड। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर यहाँ पर उसी तरीके से आप लोगों को पता है फिर यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दिया। तो फिर यहाँ पर जब म्यांमार जुड़ा 1997 में यहाँ पर आगे चलकर, तो फिर यहाँ पर इसको बिम्स्टेक इसका कर दिया गया। और जब नेपाल और भूटान यहाँ पर एडमिट किए गए तो पूरा नाम आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आज के में इसको बिम्स्टेक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पूरा नाम आज के में देखने को मिलता है ये 2004 में आप लोगों के सामने निकल कर आया। ठीक है, तो म्यांमार ने इसको ज्वाइन किया, उस टाइम पर भी यहाँ पर ये BISTEC था, पर लेकिन जैसे नेपाल और भूटान ज्वाइन किए तो फिर लगा चेंज करना पड़ेगा। ये अलग अलग एरिया में कोऑपरेट करते हैं, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फिशरी, एग्रीकल्चर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर नाम में अगर आप लोग देखोगे तो लिखा है मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अलग अलग सेक्टर में मिलकर दोनों देश जो हैं, मतलब सारे के सारे देश हैं, ग्रुप जो हैं वो आपस में काम करने वाले, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो। तो ये यहाँ पर काफी शानदार तरीके से मिलकर एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बिम्स्टेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी मैंने बताई थी। कुछ और इंपोर्टेंट बातें अगर बात करें, लगभग 22% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर जीडीपी में बात करें तो काफी ज्यादा है यहाँ पर, अगर बात करें तो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब है यहाँ पर। 4th वर्ल्ड ट्रेड जो है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस में अगर आप लोग को देखने को मिले तो आप लोग को देखने को मिलता है इनके बीच में। ठीक है, इसी 1/4 ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड है यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर 6 फोकस एरिया है, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट, ये टूरिज्म और फिशरी। तो इसमें यहाँ पर मिलकर ये काम करते हैं। तो यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसमें यहाँ पर ये मिलकर काम कर पाते हैं। आज के डेट में अगर बात की जाए, ये सारे एरिया जो है अगर आप लोग यहाँ पर इनको ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे जो है समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं। ठीक है, जैसे अपनी कंट्री के बारे में बात करें तो कितने राज्य हमारे देश में जो समुद्र के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, बताइए जरा। तो ये एरिया है कहीं ना कहीं हम भी अच्छा लेवल पर यहाँ पर अपना जो है ये बेसिकली फिशरी के फील्ड में अच्छी खासी हमारी कंट्री में भी यहाँ पर हम लोग मछलियां वगैरह पकड़ते हैं। तो ये एक अच्छा रीजन है कनेक्ट करने का एक दूसरे के साथ में। बाकी यहाँ पर देखिए जहां जहां पर अच्छी चीजें होती हैं वहां सारी अच्छी चीजें आप लोगों को दिखाई भी नहीं देती है। कुछ ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां अच्छी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में अगर चैलेंजेस के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा बात यहाँ पर है कि अब तक भी इनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इनके वो उसके ऊपर इनके ऊपर काम किया गया था 2004 में, और अब तक भी यहाँ पर इसको ये ऐसा है कि बस डिस्कशन चल रहा है, यानी कि आते हैं, बात करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में इंटरनल टसल आप लोगों को देखने को मिलेगी कई बार कि यहाँ पर एक ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, दूसरे ने बोल दिया ऐसा कर लेते हैं, तो ये दिक्कत निकल कर आती है। तो देखिए जहां पर 2 बर्तन होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पर 2 बर्तन होते हैं वो खड़केंगे वहां पर, ये तो आप लोगों ने सुनी होगी ना बात। तो ऐसे ही कुछ माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जब यहाँ पर इंडिया और ये छोटी छोटी कंट्री साथ में रहते हैं। कई बार तो इनको डर लगने लगता है। ठीक है, इनको ये लगता है कि पता नहीं इंडिया क्या करेगा, हमको हमारे हिसाब से चलने नहीं देगा। तो कई सारे लोग तो ऐसा करते हैं जहां चाइना होता है वहां सोचते हैं इंडिया आ जाए, और जहां इंडिया होता है वहां सोचते हैं चाइना आ जाए। इससे क्या रहता है, इससे यहाँ पर इनको ये रहता है कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अभी बात करें इंडिया और नेपाल के बीच में इशू रहता है। ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में इशू रहता है, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी कई बार यहाँ पर कई सारे इशू देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। नेपाल अगर बात करें यहाँ पर आज के में, तो कई बार इस तरीके से ऐसी चीज रहती है ना कि एक इंसान जो है जिसे चाइना की गोद में जाकर बैठ गया तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और चाइना जो है वो अपनी हरकतें करता हुआ बाज आता ही नहीं है यहाँ पर। तो चाइना चाहता है कि यहाँ पर आकर वो घुसे इस इंडिया में, जहां पर इंडिया का इस एरिया में घुसे और जहां पर इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करे। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। रही सही कसर अभी म्यांमार में जो अभी मिलिट्री कू देखने को मिला, तो यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कतें सामने निकल कर आई। तो इसलिए कई बार तो ऐसा लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रो रो के चल रहा है, या कई सारे लोग ये बोलते हैं चलेगा भी या नहीं चलेगा, मतलब कि धक्का मारी स्ट्रेटजी चल रही है। तो भाई साहब कहां पर जाकर रुकोगे तो बता दो। तो कई बार ऐसी भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है एक सही बैलेंस बनाना, अगर रियलिटी में चाहते हैं कि सही सॉल्यूशन निकालना, तो उसके चलते कई सारे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूं सारी, यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं इनके बारे में, और आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। लिखने के लिए भी आ जाए तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया जो है वो पहले सार्क के ऊपर काफी फोकस किया करता था। ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, इसमें कौन है, इसमें अफगानिस्तान नंबर 1, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, बस यहीं आके कहानी खराब हो जाती है।
तीसरे नंबर पर इंडिया हो गया, चौथे नंबर पर नेपाल, पांचवें नंबर पर भूटान, छठे नंबर पर बांग्लादेश, सातवें नंबर पर श्रीलंका और आठवें नंबर पर आप लोगों को मालदीव देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, अगर बिम्स्टेक के बारे में बात करें तो ये 2 देश यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। तो बिम्स्टेक में इसलिए ज्यादा शांति रहती है। रीजन क्या है, पाकिस्तान नहीं है, इंडिया कुछ भी बोलता है तो उसकी चलती है, पर लेकिन यहाँ पर क्या करता है, पाकिस्तान हर टाइम पे उंगली अड़ाता रहता है हर एक काम में। तो इसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, अभी साथ से हटकर यहाँ पर बिम्स्टेक पर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर भी, पर यहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार आप लोगों को नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि आप लोग ये बताओ इनमें डिफरेंस कौन से, कौन कौन से मेंबर है यहाँ पर। तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिकली दोनों में कंपेयर करने के लिए अगर कोई पूछ ले तो ये बता दिया कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया के अंदर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को भी कनेक्ट करती है, क्योंकि म्यांमार भी आ गया यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया से और यहाँ पर थाईलैंड भी आ गया। तो पूछे कॉम्बिनेशन किसका है, तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर सारे के सारे कौन से हैं, वो साउथ एशिया के मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि ये पुरानी है, ये थोड़ी सी एक नई है। इससे अगर इसके कंपेयर में बात करें, दोनों पोस्ट कोल्ड वॉर ही आए। वैसे अगर बात करें, मेंबर कंट्री जो है सफर करते हैं, एक ट्रस्ट नहीं रहता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ज्यादा फ्रेंडली नेचर है एज कम्पेयर टू, अगर इसके बारे में आप लोग बात करें, यहाँ पर दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है। रीजनल पॉलिटिक्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान की दिक्कतें, इनका कोर ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो यहाँ पर इनकी गड्डी जो है वो ज्यादा अच्छे से चलती रहती है, यानी कि बिम्स्टेक जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर बातें करेंगे आप लोग तो एसिमेट्रिक पावर बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्यादातर जो फोकस है यहाँ पर अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर काम करते हैं मिलकर। यहाँ पर बात करें इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है ओनली 5% है, इससे ज्यादा तो यहाँ पर है। जबकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मुद्दा है यहाँ पर, ये एक तरीके से ना ये कंट्री जो है अलग अलग एरिया से भी आ गई, यानी कि यहाँ पर 2 एरिया भी आ गई, जबकि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, और ये साउथ एशिया होते होते भी यहाँ पर, यानी कि एक एरिया होते होते भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मेन जो मुद्दा है यहाँ पर, इसीलिए हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया यार इसको साइड में करते हैं, क्योंकि हमने बोला सैटेलाइट लगाते हैं सार्क वाले रीजन में, पाकिस्तान ने मना बोल दिया, हम लोग बोले कनेक्टिविटी करते हैं, पाकिस्तान ने मना कर दिया। यानी कि हम लोग कुछ भी लेकर आते हैं, हम लोग कोई भी छोटा छोटा इनिशिएटिव लेकर आते हैं, पाकिस्तान किसी पे हमें नहीं बढ़ता है, और इसकी वजह से फिर चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो हमको लगा चलो यार बिम्स्टेक के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों कवर कर दिए। पहले तो यहाँ पर इसकी पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो गया जो कि आप लोग आंसर राइटिंग करना है। चैलेंजेस क्या है, सार्क और बिम्स्टेक में क्या क्या कंपेयर आप लोगों को बता दी यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये टोटल आप लोगों को एक बैलेंस ही बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। बाकी यहाँ पर अगर कोई पूछ रहे सोल्यूशन क्या होने चाहिए, तो यार यही है कि मिलकर काम किया जाए, एक कॉमन ग्राउंड पर काम किया जाए। ठीक है, ताकि चीजें जो है सही लेवल पर आगे देखने को मिले। यहाँ पर तो इंडिया जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजों को लेकर चले, ताकि यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्री है उनको ये ना लगे कि यार इंडिया तो पापा बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडिया जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, और जैसे कि इंडिया करता भी है। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो काफी इंपोर्टेंट है, एक कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रीलंका की जो है वो खस्ता हालत हो रखी है, हमारा पड़ोसी देश है, और यहाँ पर आज की डेट में जो है वो खाने पीने के भी लाले यहाँ पर पड़ चुके हैं। इसके चलते काफी बड़ा इश्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट हमारी कंट्री के साउथ में श्रीलंका है, और इंडियन ओशन के अंदर होने के नाते हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इसकी हेल्प की जाए। और अभी आप लोगों ने देखा था तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे वो मोदी साहब से मिल रहे थे, और वो बोल रहे थे कि श्रीलंका की हेल्प करने के लिए हम लोग को अलाउ करो, क्योंकि बहुत सारी तमिलियन कम्युनिटी श्रीलंका में देखने को मिलती है। तो एक अच्छा खासा रिलेशन आप लोग दोनों के बीच में यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी सिचुएशन जो है वो खराब इतनी ज्यादा हो गई कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो राजपक्षे नहीं, हालांकि उनके भाई है, ठीक है, जिनका नाम है गोडबिया राजपक्षे। ठीक है, ये है यहाँ पर बेसिकली महिंदा राजपक्षे। तो जो गोडबिया राजपक्षे साहब है उनके घर के सामने जाकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किए गए। ठीक है, लोगों के द्वारा बेसिकली गुस्सा दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर जब ये पावर में आए तो बोला गया था सारी चीजें जो है वो संभल जाएगी। इससे पहले मैत्रीपाला सिरिसेना यहाँ पर बेसिकली प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और रणनील विक्रमसिंघे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। खस्ता हालत हो गई, इनकी जो है पावर चली गई। दोनों भाई जीत कर आगे, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर इनका नाम था गोडबिया राजपक्षे, और यहाँ पर ये थे महिंदा राजपक्षे। तो अभी यहाँ पर जो गोडबिया राजपक्षे हैं उनकी जो है यहाँ पर बेसिकली चड्डी टाइट हो गई है, क्योंकि आज की डेट में कंट्री की जो है बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो गई है। वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो श्रीलंका है इसकी जो इकोनॉमी थी वो किसके बेस पर चलती थी, सबसे ज्यादा जो चलती थी वो चलती थी बेसिकली टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म जो है उसकी खस्ता हालत हो गई कोविड-19 के चलते, तो इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो आगे नहीं बढ़ी। दूसरा नंबर 2 जो पॉइंट इंपोर्टेंट था यहाँ पर लोगों को बहुत सारा जॉब लॉस हुआ। क्यों? उसका रीजन ये था
कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा दिया, तो उसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है उसकी खस्ता हालत हो गई। तो यहाँ पर उसकी वजह से भी यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन आप लोगों को देखने को मिली। बाहर जो लोग गए हुए थे यहाँ पर वो भी अपने देश में वापस आ गए, जो कि यहाँ पर खासकर रेमिटेंस लेकर आया करते थे। तो रेमिटेंस आना भी काफी ज्यादा बंद हो गया। रेमिटेंस का मतलब होता है जब बाहर आप लोग काम करने जाते हो, पैसा कमाकर अपने घर वापस भेजते हो, तो वो भी बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर हो गया। उसकी वजह से भी काफी सारे इश्यू देखने को मिले। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जिसकी वजह से श्रीलंका की खस्ता हालत हो गई। ऊपर से इनके द्वारा यहाँ पर लगभग 7 बिलियन का आज के डेट में इनके ऊपर लोन है अलग अलग कंट्रीज का, जिसमें चाइना का काफी बड़ा लोन है, अब वो भी रिटर्न करना है। तो उसके चलते भी इनको काफी ज्यादा पैसा पे करना है। तो इनके हाथ में बिल्कुल एक समझ सकते हैं कटोरा हो गया। जब कंडीशन इस तरीके से बन जाती है किसी भी देश की, तो वहां पर सिचुएशन ये बनती है कि अब देश जो है वो बेसिकली भुखमरी के कगार पर है, इन्फ्लेशन जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट ने यहां तक बोल दिया कई सारे देश में अपनी एम्बेसी बंद कर दो, क्योंकि खर्चा नहीं है उनको चलाने का। अब इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, समझ लो, किसी देश में गवर्नमेंट बोली कि एम्बेसी बंद कर दो, चलाने का खर्चा नहीं बचा है। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कितनी बुरी कंडीशन निकल कर आती है। अगर कोई बाहर घूमने जा रहा है, उसके पास में डॉलर रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है हमको डॉलर दे दो, हमारी जो भूख है वो डॉलर को लेकर बढ़ गई है, ताकि हम लोग कुछ सामान खरीद सकें। तो उसके चलते यहाँ पर इशू देखने को नहीं मिले। तो ऐसी ऐसी हालत यहाँ पर देखने को मिली। तो इसी के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। इनके घर के सामने भी तोड़फोड़ हो गई। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जो खाने पीने की है वो काफी महंगी हो गई है। इसी के साथ में डीजल पेट्रोल इनकी भी खस्ता हालत हो रखी है, वहां पर खरीदने के लिए पैसा नहीं बचा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो गैस के सिलेंडर है घर में, उनके लिए यहाँ पर एक तरीके से हाहाकार आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी जो है आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें, श्रीलंका की जो करेंसी जिसको श्रीलंकन रुपी बोलते हैं, वो भी काफी डाउन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो उसके चलते बोला जा रहा है कि यार आखिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर लोगों को तो गुस्सा आएगा, यार हमको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है उतना महंगा है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कई सारे इश्यू यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं। तो सिचुएशन संभालने के लिए इंडिया ने भी हेल्प की, उधर से चाइना भी हेल्प करने के लिए आ रहा है, पर लेकिन रियलिटी में कितनी रिक्वायरमेंट है हेल्प की वो देखना पड़ेगा, क्या उससे यहाँ पर काम चल सकता है। इंडिया और श्रीलंका के बारे में जब भी आप लोग बात करें तो एक फिशरमैन का इशू काफी तगड़ा रहता है दोनों कंट्री के बीच में। श्रीलंका वाले हमेशा गुस्से में रहते हैं कि हम लोग ट्रोलर यूज करते हैं, यानी कि दुनिया भर की जो मछली हैं वो पकड़कर लेकर आते हैं और अपने देश में लेकर चले जाते हैं, जबकि श्रीलंका के अंदर में यहाँ पर ये ट्रोलर जो है वो बैन है। इसके चलते यहाँ पर इशू देखने को मिलते हैं और ये कई बार निकल के आता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे मछुआरे वो बेसिकली बाउंड्री क्रॉस कर श्रीलंका के पानी में चले जाते हैं और श्रीलंका की जो नेवी है फिर उनको गिरफ्तार कर लेती है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये कि इनको लगता है कि यार थोड़ा मछली मिल जाएगी तो अपनी जिंदगी चल जाएगी। एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है कच्चा द्वीप आइलैंड। तो ये आप लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच है, पर लेकिन ये 1974 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा श्रीलंका को ये आइलैंड दे दिया गया था। तो जिसके चलते यहाँ पर आज के टाइम फिशरमैन को ये लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती की गई। वहां पर काफी सारी मछलियां पाई जाती हैं, इनका ये मानना है, उसको पकड़ने के लिए आते हैं। तो उनकी नेवी जो है वो मछली तो ये पकड़ नहीं पाते, पर इनको जरूर पकड़ लेती है। तो कई सारे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं श्रीलंका के बीच में। अभी तिरुवन्नामलाई जो ऑयल फील्ड है उसके बारे में आप लोगों से बात की थी, वो श्रीलंका ने बेसिकली इंडिया के साथ में डील साइन की गई, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगर बात करें, ये कच्चा द्वीप यहाँ पर हो गया, बाकी यहाँ पर पाक स्टेट हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार, और ये आप लोग को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली यहाँ पर पाक स्टेट हो गया और पाक बे। तो ये पर्टिकुलर 3 एरिया है जो कि समझिएगा। रामेश्वरम आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो ये हो गया, नीचे आओगे कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एरिया है जिसके बारे में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। जो तमिलियन कम्युनिटी यहाँ पर नॉर्मली पाई जाती है वो जाफना वाले रीजन में पाई जाती है, जहां पर अभी जो यहाँ पर तमिल जो यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट को यहाँ पर जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो हेल्प बेसिकली भेजने की बात कर रही है। तो इसके चलते भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में आता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली जो प्रीलिम्स फोकस एरिया है। सबसे पहले तो इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, तो वो बिल्कुल ऐसे काम करने की कोशिश करें ताकि सैंक्शन वगैरह न लग सके। तो ऐसे तरीके से चीजों को लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो अभी यहाँ पर जो सेर्गी लैवरोव हैं, जो कि आज की डेट में बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ पर रशिया के, वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं, और भी उस टाइम पर जब यूक्रेन की वॉर जो है वो रुकी नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा भी बोल दिया गया कि हम लोग रशिया से जो है वो ऑयल खरीद रहे हैं। ठीक है, हालांकि ऑयल जो है वो हम लोग ऐसा नहीं कि बहुत ही लार्ज स्केल पर खरीद रहे हैं, पर फिर भी इतना जरूर याद रखिएगा, हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पर, और हम लोग इंडियन जो है वो डिस्काउंट में चीज लेना बड़ा पसंद करते हैं। ठीक है, जहां पे डिस्काउंट दिखा, भले ही हम लोग को जरूरत ना हो, अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे कोई डील चली, हम लोग अक्सर उसको खरीद लिया करते हैं। तो यही चीजें, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर देखिए एक बड़ा इशू है, यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर कुछ आर्टिकल आप जो रिपीट कर देते हो। आप लोग ये बताओ, मान लीजिए जैसे नैनो मैगजीन है, ठीक है, वो आज के डेट में लगभग 20 से 22 हजार लोग देख रहे हैं। ठीक है, और जो हिंदू वाली वीडियो है वो लगभग 50-60 हजार लोग देख रहे हैं। तो अब आप लोग ये समझिए, मान लीजिए कोई आर्टिकल मैंने अगर नैनो मैगजीन में पढ़ा दिया,
और वो सेम आर्टिकल अगले दिन अगर न्यूज़पेपर में आ गया तो क्या वो आर्टिकल मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, वो आर्टिकल मुझे छोड़ देना चाहिए? आप लोग खुद बताओ। ठीक है, यहाँ पर 20,000 लोगों ने देखा वो आर्टिकल और यहाँ पर भी 30,000 और बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैं कई बार क्या करता हूं, मैंने कहा चलो यहाँ पर आर्टिकल आ गया, इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सारे आर्टिकल यहाँ पर ऐसे ही रिपीट होते हैं, कुछ आर्टिकल होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बस मैं ओनली रिपीट करता हूँ, और वो भी इसलिए क्योंकि वो न्यूज में आ जाता है, अपनी मनमर्जी से रिपीट नहीं करता हूँ। तो इसको कई सारे बच्चे अलग तरीके से ले लेते हैं कि सर उसको बोल दिया करो जाकर देख लें, वो वाली वीडियो जाकर देख लेंगे। अगर उनको मैं बोल चुका हूँ, अगर देखनी होती तो देख ही लेते हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदू वाली वीडियो ओनली देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों का देखिए तो चॉइस है ना, उसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, वो सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स टॉपिक डिस्कस करता हूँ। सारे सीरियस नहीं होते हैं। आप लोग क्या लगता है कि सब सीरियस बच्चे हैं क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सीरियस लोग देखते हैं, कुछ ऐसे हैं चलो यार देखते हैं दुनियादारी में क्या चल रहा है उसके लिए खोल लेते हैं। ठीक है, वरना मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन होता है, कॉम्पिटिशन होता है, तो वहां पर आप लोग कुछ ही बच्चे सीरियस देखने को मिलते हैं। फॉर्म तो 8-9 लाख 10 लाख 12 लाख भर रहे हैं, पर लेकिन रिलेटिव में जो कंपटीशन होता है ना, वो 30-40 हजार के बीच में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो सीट सारी इधर उधर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही सीरियस है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसा सीरियस बच्चा हो जो कि यहाँ पर पढ़ रहा है और उसका कोई भी पार्ट जो है वो छूटे। ठीक है, तो इसलिए जो भी मान लीजिए मैं नैनो में कोई आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसका रीजन ये रहता है कि यहाँ पर भी एक तरीके से वो आर्टिकल आप लोगों को नहीं छूटे। ठीक है, वैसे कई सारे आर्टिकल तो रिपीट होंगे, क्योंकि अगर कोई आर्टिकल अगर आ गया है, कोई न्यूज आ गई है, वही आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस में भी छपी मिलेगी, वही आप लोगों को पीआईबी में भी छपी मिलेगी, और वही आप लोगों को हिंदू में भी छपी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो नहीं इधर आते हैं, तो फिर वो मैं क्या करता हूं, उन आर्टिकल को इधर इंक्लूड कर लेता हूं, और अपनी मर्जी से नहीं, जब वो द हिंदू के अंदर वो टॉपिक आता है तभी मैं उसको इंक्लूड करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो कि ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको अपनी मर्जी से इंक्लूड करके चलता हूं। बस मेरा ये रहता है कि जिसने पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसका छूटे ना वो टॉपिक। ठीक है, तो ये बेसिक पर्पज रहता है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझा करो, अप्रिशिएट किया करो। ऐसे नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही कि हाँ सर क्या कर दिया, ये क्या हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी बेसिक चीजें जैसे मैंने कल भी आप लोगों को पढ़ाई थी यहाँ पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए पूरे, कि वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कौन है यहाँ पर बेसिकली सप्लाई प्रोड्यूस करने में। तो पहले नंबर पर सऊदी अरेबिया, दूसरे पर यूएसए और तीसरे पर है यहाँ पर रसिया। ठीक है, तो ये मैंने बताया था ऑयल के बारे में। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये बताया था यहाँ पर गैस सप्लाई में, तो ये रसिया आप लोग काफी अच्छी पोजीशन पर देखने को मिल जाएगा। बाकी इंडिया के बारे में आप लोग याद रख लीजिएगा, यूएसए और चाइना के बाद में सबसे ज्यादा हम ही यहाँ पर चीजें खरीदते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आने वाले टाइम में एक दिन में 7 मिलियन यानी कि लगभग 70 जो बेसिकली लाख बैरल हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोग को बताई थी। अभी 2 दिन से इनको लगातार मैंने डिस्कस किया आप लोगों से दोनों वीडियो के अंदर में। 3 क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे, इनके आंसर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। एक तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बैरल के बारे में यूपीएससी पूछ चुकी है, दूसरा वेस्ट टेक्सास के बारे में बात की जा रही है, और तीसरा यहाँ पर आप लोगों को ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में। तो इनके क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहाँ पर देने हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पर जिसके बारे में बात करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक स्टेट है। ठीक है, और ये इसी एरिया के बारे में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना, इसी से रिलेटेड है यहाँ पर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसका नाम है स्कैगेरेक स्टेट। ठीक है, तो ये कहां पर किस को कनेक्ट करता है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया बाल्टिक सी को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर बेसिकली कटेगा बे। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये है बेसिकली जो कटेगा जो बे है, इसके साथ में नॉर्थ सी को कनेक्ट करते हैं, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी को, और नॉर्वेन सी को नॉर्थ सी को। सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड मैंने बता दिया। तो आगे हो सकता है यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक चीजें सारी मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। बेसिकली नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। वो बेसिकली सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये अपने ही आप में एक बड़ी बात है, तो इसके चलते आप लोगों को कुछ बातें पता होनी चाहिए। सीबीआई जो है वो यहाँ पर कई बार बोला जाता है कि ये एक तरीके से क्या है, ये पिंजरे में कैद तोता है जिसको गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज करती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को यहाँ पर ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो इसको अपने कंट्रोल में रखती है, कई सारे कार्टून बनाए जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक चीजें, आखिर अपने कंट्रोल में कैसे रख पाते हैं। क्योंकि जो सीबीआई यहाँ पर जब उसको आप लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा कैसे कैसे यहाँ पर बेसिकली अपॉइंटमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सीबीआई जो है वो काफी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर इसका ओरिजिन जो होता आजादी के पहले यहाँ पर 1941 में आप लोगों को देखने को मिला था। संतनाम कमेटी के द्वारा यहाँ पर इसको रिकमेंड किया गया था। इसके बेस पर ये बनाई गई होम मिनिस्ट्री के अंडर में, फिर आगे ट्रांसफर कर दी गई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में। खुद के पास में कुछ इसकी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी पावर जो रहती है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू लेती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बुलाते हैं कि इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दो ताकि इसकी खुद की कुछ औकात रहे, अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम कर सके। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी ये इंटरपोल के साथ में कनेक्ट रहती है। इसी के साथ में पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट है यहाँ पर,
तो सीबीआई जो है कई बार ये बनाता है कि कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके चलते भी इसका प्रॉपर क्राइटेरिया यहाँ पर हम लोग को लेकर आना पड़ेगा। अगर कोई राज्य जो है वो यहाँ पर सीबीआई से अपना कंसेंट खींच लेता है तो फिर यहाँ पर ये रहता है कि वहां पर ये एंट्री नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए कैसे काम करना है। सीबीआई के आप लोग जो सेक्शन 24 है यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, सीबीआई के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते इसके केसेस के बारे में, क्योंकि वो सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर बेसिकली बातें की जाती है। टेन्योर जो रहता है इसका सीबीसी के थ्रू निकल कर आता है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एक्ट है बेसिकली, यानी कि पावर लेता है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से, और कमीशन जो है यहाँ पर बेसिकली एक्ट जो है 2003 का, यहाँ से इसका टेन्योर निकल के आता है। तो यानी कि दूसरों के ऊपर पलने वाली बॉडी है, स्टाफ किसी का यूज कर रही है, टेन्योर कहीं से आ रहा है, ठीक है, इसकी ड्यूटी कहीं से आ रही है, तो वो चीजें हैं। तो यहाँ पर बोला गया मिनिमम 6 ईयर जो है टेन्योर होना चाहिए था, और फिर आगे चलकर इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसके चलते इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी बोला गया यहाँ पर इसके टेन्योर को बढ़ाने की भी बात यहाँ पर की गई थी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे यहाँ पर, कोई राज्य अगर बोले जनरल कंसेंट है तो कोई भी आप लोग दामाद की तरीके से जा सकते हैं, अगर स्पेसिफिक कंसेंट हो गया तो फिर यहाँ पर जाने में आप लोग को दिक्कत होगी, तो ये भी इश्यू यहाँ पर देख सकते हैं। पर लेकिन अगर कोई ऑलरेडी जनरल कंसेंट दे रखा है और उसने फिर ये वाला कंसेंट हटा लिया, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो केस चल रहा है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो काजी यहाँ पर बेसिकली लिधूप डोरजी जो बेसिकली ये केस निकल कर आया था, जिसके चलते यहाँ पर बातें की जाती है। तो ये कई सारे ऐसे मुद्दे जिसके बारे में याद रखेगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल क्यों चलाती है? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो अपॉइंटमेंट में यहाँ पर रहते हैं, अपोजिशन के लीडर रहते हैं, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये मिलकर यहाँ पर इसका अपॉइंटमेंट करते हैं, और एक बार ये अपॉइंटमेंट होगी तो फिर यहाँ पर ये बेसिकली उस हिसाब से काम करती रहेगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाते हैं यहाँ पर, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, जो कि यहाँ पर इंपोर्टेंट बॉडीज के हिसाब से अगर बात करें सिक्योरिटी एजेंसीज के बारे में, तो ये हमारे देश में एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत में रहती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 25 साल की एक लड़की थी, उसका बेसिकली गैंगरेप किया गया, काम कर फैक्ट्री से आ रही थी। यहाँ पर आज के दिन भी ऐसी न्यूज देखने को मिलती है, तो लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी भी लड़कियां जो हैं वो घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है, तो बड़ी बात है। एक मैन को और अरेस्ट किया गया, थ्रेटन कर रहा था वुमेन को, तो ये एक 12 साल का बेसिकली यहाँ पर पर्सन था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती रहती है, जो कि काफी एक गंदी एक माहौल बना कर जाता है, ठीक है। अगर बात करें स्टैलिन साहब जो हैं वो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं केजरीवाल साहब के साथ मिलकर कि दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी स्कूल का इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा यहाँ पर इनके द्वारा बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी बात करें हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तो परीक्षा पर चर्चा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो बच्चों के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उनके द्वारा बात की गई। समझ में नहीं आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो पूरा वीडियोस के ऊपर बना रखा है, जाकर देखिएगा, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगा, तो उसको आप लोग कंप्लीट करना, जो कि डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझा रखी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है काश्मीरी पंडित को रिहेबिलिटेट करना चाहिए, तो इसके लिए एक बिल लाया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर कम से कम एक शांतिपूर्ण माहौल बनेगा और सब लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे, तो इसको देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। बाकी यहाँ पर श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है, तो आप लोगों को पता है, मैंने अभी आर्टिकल बताया कि खस्ता हालत यहाँ पर हो रखी है, ठीक है। ओलिव जो रेडली टर्टल है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर, तो एक तरीके से उड़ीसा की साइड में आप लोग काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर निकल कर आते हैं। खासकर अगर बात की जाए तो ये हमारी कंट्री में, मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, ठीक है, और भी कई सारे एरिया में नॉर्मली कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो उसी के बारे में इनकी ब्रीडिंग बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो जो गरिमाथा बीच है, रेसुकोल्या बीच उड़ीसा के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है, उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली यहाँ पर ओलिव रेडली टर्टल। अभी यहाँ पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आज की ही नैनो मैगजीन जो आप लोग को आती है 8:30 बजे शाम को, उसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में डिटेल में। अभी यहाँ पर वे पार्सली विड्रॉ करने की बात की जा रही है, किस किस से विड्रॉ करने की बात की जा रही है, एक बार आप लोग उसको देख लीजिएगा वीडियो को, और बाकी एडिटोरियल आएगा यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया, आखिर क्या क्या मुद्दा है, कौन लगाता है, क्या हटाता है, सारी बातें आप लोगों को ये बताना है। कौन सा सेक्शन है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर ये आप लोग बताइए, ठीक है। यूक्रेन के बारे में बात करें तो यूक्रेन जो है वो बातें करना चाहता है, फिर से उसको रिज्यूम करना चाहता है टॉक को, तो देखते हैं आगे चीजें बढ़ पाती है नहीं बढ़ पाती है, तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। सारी चीजें चली रही हैं, जो भी है वो आप लोग समझ ही रहे हैं। तुर्की जो है वो एक केस चल रहा है, खगोश एक तरीके से, ये देखिए एक पर्टिकुलर जर्नलिस्ट थे जिनको बेसिकली मार दिया गया था तुर्की के अंदर में, जिनका नाम था जमाल खशोगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक जर्नलिस्ट थे जो कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ लिखा करते थे। जैसे ये तुर्की पहुंचे तो तुर्की में जो यहाँ पर सऊदी अरेबिया की एम्बेसी थी उसमें घुसकर यहाँ पर इनकी बॉडी को पिघला दिया गया कुछ ऐसे एसिड में, और फिर इनको डस्ट में, उन्हें कहते वो फ्लैश कर देना, वो वाली हालत इनकी देखने को मिली। तो इसकी वजह से यहाँ पर केस चल रहा है तुर्की के अंदर। अभी तुर्की चाहता है कि रस्से के इसके सऊदी अरेबिया के साथ में रिलेशन अच्छे करें, तो केस जो है वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं।
और बेसिकली सऊदी अरेबिया खुद इसमें एक तरीके से गुनहगार था। तो यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में लग रहा है कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है। सोलोमन आइलैंड जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। यहाँ पर सोलोमन आइलैंड ने अभी बोल दिया कि चाइना को मिलिट्री बेस नहीं देगा। यूएसए एम्बेसी बनाने वाला था, चाइना मिलिट्री बेस की बातें कर रहा था। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में यहाँ पर चल रहा था। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को इसके बारे में डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं ताकि सारी बातें आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। ये प्रीलिम्स के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल न्यूज है बेसिकली, जिसको आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। मुद्दा क्या है पूरा समझाता हूं। पैसिफिक आइलैंड के बारे में बात की जा रही है बेसिकली, जो पैसिफिक ओशन के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा और नाम है सोलोमन आइलैंड। हुआ क्या अभी यहाँ पर चाइना के द्वारा यहाँ पर अभी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे तो यहाँ पर तो आप लोगों को नहीं दिखेगी, दिख रहा है कहीं पे, ढूंढो चलो मोमबत्ती लेकर चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा जैसे ऊपर जाओगे आप लोगों को यहाँ पर सोलोमन आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है इसमें अभी यूएसए ने बोला था कि वो अपना बेस बनाएगा और यानी कि सॉरी एम्बेसी खोलेगा। तो जैसे यूएसए ने बोला एम्बेसी खोलेगा तो तुरंत चाइना ने जाकर वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस दिखा दिया, यानी कि वहां पर जाकर एग्रीमेंट साइन कर लिए मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक नेशन है जिसको आप लोग बेसिकली एक नेशन है जिसको आप लोग बोलते हैं मेलानेशिया, यानी कि मेलानेशिया के अंदर जो मेलानेशियन एरिया है वहां पर आप लोगों को ये एक देश देखने को मिलेगा, छोटा सा आइलैंड यानी कि एक तरीके से टापू पर बसा हुआ देश है। इसके ईस्ट में पपुआ न्यू गिनी, इसी के साथ में आप लोगों को कंप्राइज करते हुए यहाँ पर और भी दूसरे लगभग 990 के करीब आइलैंड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो लोकेशन है मैंने भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा दी, ये आप लोग देखते हैं सोलोमन आइलैंड। अभी यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक पर्टिकुलर नाम मैंने बताया यहाँ पर मेलानेशिया। मेलानेशिया जो है बेसिकली यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऊपर हो गया माइक्रोनेशिया, नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक साइड में आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं पोलिनेशिया। तो ये बेसिकली आइलैंड को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग एरिया में इनको, जैसे कि एक तरीके के एक का नाम धर दिया यहाँ पर क्या, इसका नाम धर दिया माइक्रोनेशिया, इसका नाम धर दिया मेलानेशिया, इसका नाम धर दिया पोलिनेशिया और नीचे हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये सारा जो भी एरिया होगा इसको हम लोग बोलेंगे ओशियाना, ठीक है। तो ओशियाना ग्रुप का पार्ट है बेसिकली ये सारा जो भी यहाँ पर एरिया होगा, पर लेकिन अलग से इनको भी डिवाइड किया गया है और ये तीनों के तीनों पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। तो मेलानेशिया जो है यहाँ पर ये एक्सटेंड करता है बेसिकली न्यू गिनिया से, जो यहाँ पर अगर बात करेंगे। इसी के साथ में वेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर टोगा देखने को मिलेगा और फिर यहाँ पर बेसिकली जो अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे दूसरी साइड में इसके ईस्ट में तो यहाँ पर आप लोगों को अराफुरा सी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मेलानेशिया, क्योंकि मेलानेशिया पर यहाँ पर क्या, इसका नाम है बेसिकली सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड की लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। कैपिटल है इसका होनियारा और जो होनियारा कैपिटल है एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर बेसिकली ग्वाडल कैनाल, ठीक है। तो ग्वाडल कैनाल जो आइलैंड है उस पर इसकी कैपिटल है और ज्यादा लोग नहीं रहते यहाँ पर। आप लोगों के एरिया, आप लोगों के शहर में जितने लोग रहते हैं लगभग इतने से इससे कम ही लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है मेलानेशियन जो है एटलीस्ट यहाँ पर 30,000 सालों से रह रहे हैं, जो भी यहाँ पर लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये कैसा आइलैंड है, ये एक वोल्केनिक आइलैंड है। आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ाया रिंग ऑफ फायर के बारे में, याद है ना, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप लोगों को नॉर्मली पैसिफिक ओशन के आसपास आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि एक तरीके से वो एरिया जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को एक तरीके से नहीं कि जो बेसिकली ज्वालामुखी फटते हुए नजर आते हैं, वोल्केनो फटते हुए नजर आते हैं, तो उस एरिया के बारे में बोला जाता है। तो ये उसी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से इन चीजों का शिकार होता रहता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये काफी अभी आप लोगों को रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में भी देखने को मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो ये एक वोल्केनिक है यहाँ पर और उसी के साथ में ये शब्द जो आप लोगों को लिखा गया है कोरल एल्टोज इन मेलानेशिया, तो ये कोरल एल्टोज भी है यहाँ पर। ये तो मेलानेशिया जो एक तरीके से यहाँ पर ये सब रीजन है बेसिकली ओशियाना ग्रुप के अंदर जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया। अब जो शब्द मैंने यूज किया यहाँ पर कोरल एल्टोज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक बार आप लोगों को समझा भी देता हूँ और दिखा भी देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कोरल, तो कोरल रीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। कोरल रीफ जो होते हैं एक तरीके से एक समुद्री, आप लोग उसको जीव बोल सकते हैं, समुद्री जो पौधा बोल सकते हैं, बेसिकली समुद्र के अंदर पाया जाता है। उसको बेसिकली आसपास वाले रीजन में अगर आप लोग देखोगे ये क्या होगा यहाँ पर, ये एक तरीका इस शेप में अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कोरल एल्टोज, एक रिंग शेप में जो कोरल रीफ है इसके आसपास में आकर यहाँ पर होगे तो ये एक तरीका ऐसा कुछ बना लेगा और ये एक लैगून टाइप में होता है। लैगून मतलब मान लीजिए यहाँ पर चारों तरफ क्या है, यहाँ पर जमीन है और बीच में पानी भर गया और इसका एक साइड से कनेक्शन हो गया समुद्र के साथ में, तो इसको लैगून बोलते हैं। इसे भी आप लोग देखते हैं, ये प्रॉपर लैगून की पिक्चर होगी आप लोग के सामने कि एक साइड में कनेक्ट हो गया, यहाँ पर बेसिकली बाहर नदी है समुद्र के साथ में और यहाँ पर अलग से पानी कर लिया।
तो इसके आसपास में जो यहाँ पर अगर यहाँ पर आसपास में इसके अगर आप लोग यहाँ पर कोरल रीफ अगर देखने को मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये हो गया एक तरीका कोरल एल्टोस हो गया, ठीक है। इसकी शेप के नाम पर इसका नाम दिया जाता है। आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो कोरल एल्टोस बोलते हैं। तो ये एक तरीका जो आइलैंड है यहाँ पर इसको कोरल एल्टोस भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये शब्द जो यूज किया गया तो इसका काफी इंपोर्टेंस यानी काफी महत्व है ज्योग्राफी के अंदर में। तो हवा में शब्द नहीं लिखा गया यहाँ, तो इसलिए बोल रहा हूं, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अभी सोलोमन आइलैंड के साथ में यहाँ पर साइन किया गया चाइना के द्वारा एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि कल को चलकर अगर कोई दिक्कत होती है यहाँ पर, अगर कोई सोशल ऑर्डर खराब होता है यहाँ पर, जैसे कि पहले भी यहाँ पर हो रहा था, तो यहाँ पर चाइना जो है वो अपनी पुलिस सेंड कर सकती है, मिलिट्री पर्सनल सेंड कर सकती है, आर्म फोर्स सेंड कर सकती है। यहाँ पर हालांकि कोई क्लियर नहीं बताया गया कौन पुलिस पर्सनल होंगे, कौन आर्म फोर्स होगा, पर हाँ ये बोल दिया कि सेंड कर सकते हैं। तो कल को चलकर कोई दिक्कत होगी तो चाइना यहाँ पर जरा सी देर में अपने शिप के थ्रू यहाँ पर चीजों को पहुंचा सकती है, जरा सी देर में, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो जिसके चलते यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो परेशान हो गया। ऑस्ट्रेलिया बोला है कि मेरे पड़ोस में आके कल को चाइना बैठ गया तो मुझे दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, और ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशन जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इसके चलते ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए जो है वो सारे कंसर्न में आ गए कि चाइना ये बदतमीजी क्यों काट रहा है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर अभी आप लोगों को बनता हुआ नजर आता है। और जो भी एग्रीमेंट है उसमें वेग शब्द यूज किया गया है, यानी कि एग्जैक्टली किस टाइप की मिलिट्री पैरामिलिट्री है क्या यूज किया जाएगा उसके बारे में बताया नहीं गया। ये कह रहे हैं कि जानबूझकर अनाड़ीपन में ये शब्द यूज किए गए ताकि कल को अगर इनको कुछ भी यूज करना पड़ जाए यहाँ पर हथियार तो ये बोल सके हाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और आप लोगों को पता है छोटा सा आइलैंड है, बोली क्या लेगा अगर कल को चाइना अगर कुछ बदतमीजी काटेगा। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। सोलोमन आइलैंड में लगभग आप लोगों को 7 लाख के करीब लोग देखने को मिलेंगे। ये 2019 में यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक यहाँ पर कनेक्शन, बेसिकली 2019 में क्या होता, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी किसके साथ में, बेसिकली चाइना के साथ में कनेक्शन करना। तो ताइवान के साथ में एग्रीमेंट में कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती, उस ताइवान के साथ में जो दिक्कतें देखने को मिलती डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से दिक्कतें निकल कर आई थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने एक तरीके से प्रोटेस्ट भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझते हैं। और यूएसए के द्वारा भी यहाँ पर एम्बेसी के बारे में बात की गई, तो ये इसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पर न्यूज में आ गए। तो दोनों बहुत ही बड़े रीजन हो गए सोलोमन आइलैंड की बेसिकली जो दिक्कतें हैं उसको बढ़ाने के लिए। तो बार बार इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आता जा रहा है, जो कि आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन जाए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड में कोई भी इसको लेकर कंफ्यूजन हो। एक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूं। बेसिकली जो कंट्री है सोलोमन आइलैंड यहाँ पर, ये इसमें जैसे कि बुका हो गया और इसी के साथ में यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर बोगेनविल, ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। ये है बेसिकली पपुआ न्यू गिनी के आइलैंड। बाकी और आसपास वाले जिसके आइलैंड है वो आप लोगों को नजर आ जाएंगे। और ये आज की डेट में भी एक ब्रिटिश मोनार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा और कॉमनवेल्थ का बेसिकली एक पार्ट है। मतलब क्या हो गया इसका, जैसे हमारे देश के ऊपर आप लोगों को पता है लगभग 200 साल तक अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया। तो 200 साल तक जो रूल किया गया उसके बाद में जब अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं कि अपना देश आप लोग अपने आप चलाओ, पर लेकिन हमारे अपने देश में जो काम करोगे हमारी महारानी के नाम पर काम कर देना, ठीक है। इंडिया ने बोला यार तुम्हारी महारानी के नाम पर क्यों काम करेंगे, अपना खुद का संविधान बनाएंगे, हमारा खुद का प्रेसिडेंट होगा, अपने प्रेसिडेंट के नाम पे काम करेंगे। तो फिर इंडिया ने जो है पूरा पल्ला झाड़ लिया कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले, पर हाँ कॉमनवेल्थ का पार्ट बने रहेंगे। कहने के लिए एक तसल्ली आप लोग कर सकते हैं कि इंडिया कॉमनवेल्थ का पार्ट है, पर जिले हिलाई नहीं करेंगे तुम्हारे सामने, ठीक है। तो ये बात बोल देगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आज भी जिले हिलाई करते हैं, उनकी रानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई साहब 200 साल तक हम लोग झेल लिए और नहीं झेलेंगे तुमको। तो वो वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो काफी प्यारा डिसीजन लिया गया हमारे नेताओं के द्वारा उस टाइम पर। तो ये बातें यहाँ पर गवर्नर जनरल होते हैं जो कि यहाँ पर यूनिकैमरल जो इनकी नेशनल पार्लियामेंट है उसकी एडवाइस पर उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक कहानी मैंने आप लोगों को सोलोमन आइलैंड की बता दी, दिक्कत क्या चल रहा है वो भी बता दिया। एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कि ये कैसा बेसिकली कोरल रीफ है, तो यहाँ पर बेसिकली कोरल एल्टोज की कैटेगरी में आता है। लैगून क्या होता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। 3 नाम जान लिया यहाँ पर, मेलेनेशिया, इसी के साथ में बेसिक माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सारी बातें हम लोगों ने जान ली। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को बता दी। कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये भी आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इशू क्या क्या चल रहे हैं सारी बातें जान ली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना यार, उसको भी दूर किया जाएगा। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तसल्ली करने में आप लोगों की। तो इसके बाद में भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आप लोग बोले कि नहीं पढ़ाया तो फिर देखे गलत बात है, ठीक है। तो फिर मत बोलना कि कहां से आ गया क्वेश्चन, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो इसकी आसपास का मैंने कवर करा दिया, ठीक है। ये था यहाँ पर आप लोगों का सुडोकू, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोगों को बेसिकली इसको अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से। और जो क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर अश्वनी के द्वारा काफी शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं, सारे डिटेल में आंसर दिए गए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनको देख लेना। और यहाँ पर भी इनके द्वारा एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर किया गया है, तो कोई भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। और ऐसे जो है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और वही सारी चीजें टेलीग्राम पर आप लोग को मिल जाती है। टेलीग्राम यहाँ पर है बेसिकली स्टडी लवर वीर के नाम से। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।